इस वीडियो में हम चार्टर एक्ट 1813 को डिस्कस कर देंगे। यूजीसी नेट, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स, एसएससी, डिफेंस एक्स्ट्रा एग्जाम्स के लिए ये वीडियो इक्वली इम्पोर्टेंट है। चार्टर एक्ट 1813 को हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 के नाम से भी जानते हैं। ये सेकेंड चार्टर एक्ट है। फर्स्ट चार्टर एक्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया था कि चार्टर एक्ट 1793 था, तो इसी सीरीज़ का ये सेकेंड एक्ट माना जाता है। यूके पार्लियामेंट ने इसको इनेक्ट कर दिया, पास कर दे दिया 1813 में। इस चार्टर एक्ट 1813 ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की चार्टर को कंटिन्यू कर दे दिया है, या हम ये कहेंगे कि कंपनी का जो कंट्रोल चल रहा था यहाँ पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल चल रहा था उसको कंटिन्यू कर दे दिया है, फर्दर एक्सटेंड कर दे दिया है 20 ईयर्स के लिए। चार्टर एक्ट 1793 में मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव था चार्टर एक्ट 1793 का वो था कि फर्दर एक्सटेंशन मिल गया है ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 ईयर्स के लिए, और इसी तरीके से यहाँ पे भी चार्टर एक्ट 1813 का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्सटेंशन मिल गया है वो 20 ईयर्स तक मिला है। लेकिन कंपनीज की कमर्शियल मोनोपोली जो है उसको ख़त्म कर दे दिया है। दैट मीन्स जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी उसको ब्रोकन कर दे दिया है। कुछ एक्सेप्शंस के बगैर, लाइक यहाँ पे ट्रेड जो टी में चल रहा था, या ओपियम ट्रेड जो चल रहा था, या इसी तरीके से हम कहेंगे कि जो ट्रेड चाइना के साथ चल रहा था उसको कंटिन्यू रख दिया गया है। बाकी जितने भी कंपनी की मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दे दिया, कमर्शियल मोनोपोली जो भी थी उसको ख़त्म कर दे दिया है। इससे रिज़ल्ट क्या डिक्लेयर हो जाता है कि यहाँ पे जो ब्रिटिश का एक्सपेंशन हुआ है, या हम ये कहेंगे कि ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस जो हुआ है वो इंडियन पोजीशंस में पड़ गया है, या हम कहेंगे कि यहाँ पे ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस जो है पूरी कंट्री में दिखने लगा है। यूके पार्लियामेंट का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरी तरीके से दिखने लगा है, और ऑन द अदर साइड कंपनी की जो मोनोपोलीज थे उसको वन बाय वन, एक्ट बाय एक्ट ख़त्म किया जा रहा है। तो 21 जुलाई 1813 को ये पास कर दिया गया है, और इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में इसको रिपील कर दिया गया है। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था इस टाइम पे, जब चार्टर एक्ट 1813 लाया गया है, जब चार्टर एक्ट 1813 को पास कर दिया गया है, वो थे लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के टाइम पीरियड में ये चार्टर एक्ट 1813 को लाया गया है। चार्टर एक्ट 1793 के टाइम पे हमारे पास सर जॉन शोर जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। नाउ जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस चार्टर एक्ट 1813 का, उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। ये समझेंगे कि क्या रीजंस रहे हैं चार्टर एक्ट 1813 को लाने के लिए। सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उसकी एक कॉन्टिनेंटल पॉलिसी जो है वो एक रीज़न माना जाता है। बेसिकली जो 1793 चार्टर एक्ट था, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो है वो कंटिन्यू रख दी थी 20 ईयर्स के लिए, जो आपको पता ही है। लेकिन इसी टाइम पीरियड में नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसने ये जो बिजनेसमैन थे
या हम कहेंगे कि जो ब्रिटिश ट्रेड्समैन और मर्चेंट्स थे इंग्लैंड में, यहाँ पे सख्ती बरती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कर दे दिया, इन्होंने 2 पॉलिसीज़ डिक्लेयर कर दी थी। एक पॉलिसी का नाम था बर्लिन डिक्री ऑफ 1806 और इसी तरीके से मिलान डिक्री ऑफ 1807। इन 2 पॉलिसीज़ की वजह से जो बिजनेसमैन थे, जो ब्रिटिश ट्रेड्समैन थे या जिनको हम कहते हैं ब्रिटिश मर्चेंट्स थे इंग्लैंड के, उनके साथ बहुत ज़्यादा वो ऐसा मानते हैं कि वो हार्ड डेज़ माने जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का जो टाइम पीरियड रहा है, ये हार्ड डेज़ माने जाते हैं बिजनेसमैन या ब्रिटिश ट्रेड्समैन या फिर ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि बर्लिन डिक्री और मिलान डिक्री जो है, यहाँ पे टोटली ये फॉरबिड कर रहे हैं कि कोई भी ब्रिटिश गुड्स जो है यूरोपियन कंट्रीज़ या उनके अलाइड कंट्रीज़, या हम ये कहेंगे कि जो डिपेंडेंट है फ्रांस पे, वो टोटली फॉरबिड कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ट्रेड जो है उसको फॉरबिड कर रहे हैं, जो भी ब्रिटिश गुड्स आते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में या जो कंट्रीज़ डिपेंडेंट है फ्रांस में। सो ये बर्लिन डिक्री और मिलान डिक्री की वजह से ब्रिटिश गुड्स जो है उसको इंपोर्ट करने के लिए फॉरबिड कर दे दिया गया है, मना कर दिया गया है। सो इसी को हम कॉन्टिनेंटल पॉलिसी या कॉन्टिनेंटल सिस्टम इन यूरोप कहते हैं। इससे हुआ क्या कि जो ब्रिटिश ट्रेडर्स हैं उन्होंने अब डिमांड कर दे दी है कि भाई हमें जो है ब्रिटिश ट्रेड जो एशिया में है उसका शेयर मिलना चाहिए, ब्रिटिश ट्रेड जो एशिया में है उसका शेयर मिलना चाहिए। और इसी तरीके से उन्होंने डिमांड रख दी है कि उनकी एंट्री होनी चाहिए एशियन पोर्ट्स में, और साथ ही साथ ये भी डिमांड रखी है कि मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको डिसॉल्व किया जाए। और ये जितनी भी डिमांड्स है इन ब्रिटिश ट्रेडर्स की, उनको ऑब्जेक्ट कर दे दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बट फाइनली आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल ये जो चार्टर आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इससे ब्रिटिश मर्चेंट्स जो है उनको ये अलो कर दिया गया है कि आप ट्रेड जो है इंडिया में कर सकते हो, लेकिन अंडर स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू। दैट मीन्स यहाँ पे इस चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू एक स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए इस चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू। और ये भी इसी चार्टर एक्ट 1813 में डिस्कस कर दिया गया है कि कंपनी जो है ये अपनी मोनोपोली जो है रिटेन कर पाएगी, एक्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बता दिया था कि ट्रेड इन चाइना, ट्रेड विद चाइना, ट्रेड इन टी और ओपियम, इसके बगैर बाकी चीज़ों में वो कंपनी जो है मोनोपोली रिटेन करेगी। सेकंड जो रीज़न रहा है वो था कि एडम स्मिथ की फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है वो पॉपुलर हो रही थी पूरे वर्ल्ड में। इन हार्डशिप्स के अलावा ये जो थ्योरी ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी एडम स्मिथ की आई है, ये तो पॉपुलर हो ही चुकी है, और साथ ही साथ इसकी सपोर्टर्स जो है वो बढ़ रहे थे। ये जो सपोर्टर्स इस फ्री ट्रेड पॉलिसी के थे वो कई आर्गुमेंट्स उन्होंने उठा दिए थे। उन्होंने कह दिया था कि ये जो सपोर्टर्स के जो मेन आर्गुमेंट्स थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है ट्रेड में इंडिया के साथ, ये किस तरीके से ब्रिटिश कॉमर्स या ब्रिटिश इंडस्ट्री के ग्रोथ को हेल्प करेगी, इसको किस तरीके से एंड करेगी। दैट मीन्स जो सपोर्टर्स थे इस फ्री ट्रेड पॉलिसी की, उनका जो एक आर्गुमेंट था वो कह रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड चल रहा है इंडिया के साथ, वो किस तरीके से ख़त्म हो पाएगा और जो ब्रिटिश कॉमर्स और इंडस्ट्री है वो किस तरीके से ग्रोथ कर पाएगा। ये एक आर्गुमेंट है। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो सपोर्टर्स थे वो इस चीज़ पे बिलीव कर रहे थे कि अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है
ट्रेड में इंडिया के साथ उसको ख़त्म कर देंगे और इस तरीके से ब्रिटिश कॉमर्स और इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा। तो ये दो आर्गुमेंट्स थे। ये भी माने जाते हैं कि ये हिस्टोरिकल रीजंस थे इस चार्टर एक्ट 1813 के लिए, और साथ ही साथ अब इस फ्री ट्रेड थ्योरी का जो रिस्पांस आ गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, वो था कि उन्होंने अपोज कर दे दिया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इन्होंने इस फ्री ट्रेड थ्योरी को अपोज कर दे दिया है। उनका लॉजिक था कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी और कमर्शियल प्रिविलेज है उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। दैट मीन्स जो सपोर्टर्स फ्री ट्रेड पॉलिसी के थे, एडम स्मिथ की पॉलिसी के जो सपोर्टर्स थे, उसका जो रिएक्शन आ गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, वो था कि पॉलिटिकल अथॉरिटी और कमर्शियल प्रिविलेज जो है उनको सेपरेट नहीं किया जाएगा। और ये इस तरीके से एक मेन कंट्रोवर्सी चली है। इस मेन कंट्रोवर्सी को फाइनली जो है इसी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में डिस्कस कर दिया है। लाइक मैंने अभी आपको बता दिया था कि यहाँ पे एक लाइसेंसिंग सिस्टम जो है, स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और फाइनली ये इश्यू जो है वो डिस्कस कर दिया गया है। अब मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ। मेन ऑब्जेक्टिव इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का यही था कि 20 ईयर्स तक कंपनी की जो कंट्रोल है वो फर्दर एक्सटेंड किया जाए। दैट मीन्स जो फर्स्ट चार्टर एक्ट 1793 था उसने 20 ईयर्स के लिए अपना प्रोविजंस जो है या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल है वो कंटिन्यू कर दे दिया है। और सेकंड एक्ट आ गया इस चार्टर एक्ट सीरीज़ का, वो था 1813। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, वही एक्सटेंशन 20 ईयर्स के लिए मिला है। दैट मीन्स जो हमारा नेक्स्ट एक्ट आने वाला होगा वो होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 तक ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ये मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की कंटिन्यू कर रहा है 20 ईयर्स तक। अब प्रोविजंस की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रोविजंस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की जो मेन प्रोविजंस है उसमें फर्स्ट हम यही चीज़ कहेंगे कि इस चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू ब्रिटिश सॉवरेंटी जो थी ब्रिटिश पोजीशंस पे, या हम कहेंगे ब्रिटिश कॉलोनीज़ जो इंडिया में थे उनको कंटिन्यू कर दे दिया है। सो ये एक प्रोविज़न माना जाता है। इसी तरीके से सेकंड जो है कि यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी वो ख़त्म कर दी गई है, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी, ओपियम एंड ट्रेड विद चाइना। इन ये जो 3 एक्सेप्शंस थे, इसके अलावा बाकी मोनोपोली जो है वो ख़त्म कर दी गई है। थस हम ये कहेंगे कि जो ट्रेड विद इंडिया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको मतलब कि जितनी भी कमोडिटीज़ थी वो सारी अब ख़त्म, सिर्फ़ और सिर्फ टी बाकी रहा है। और ये जो कंटिन्यूशन रहा, या ये हम कहेंगे कि ये जो ट्रेड मोनोपोली का ख़त्म होना जो है ये कंटिन्यू रहा है 1833 तक। दैट मीन्स जब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आ गया है तब तक ये ट्रेड पॉलिसी जो है कंटिन्यू रही है। इसी एक्ट के थ्रू हमें ये भी पता चल रहा है कि इसने इस ईस्ट इंडिया कंपनीज़ के जो टेरिटोरियल रेवेन्यूज़ और कमर्शियल प्रॉफिट्स जो है उनको रेगुलेट कर दे दिया है। दैट मीन्स कंपनी जो है वो अब टेरिटोरियल और कमर्शियल अकाउंट्स को सेपरेट करेगी। इस चार्टर एक्ट
33 के थ्रू ये चीज़ें डिक्लेयर कर दी गई है। और इसी तरीके से जो ये सेकंड प्रोविज़न रख दिया गया है वो है क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दिया गया है। क्रिश्चियन मिशनरीज जो है उनको परमिट कर दिया गया है कि अब आप इंडिया आ सकते हो। पर्पस क्या है? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 हमें कहता है कि जो भी ब्रिटिश लोग होंगे उनको परमिशन दिया जा रहा है कि जब वो चाहेंगे तो इंडिया आ सकते हैं। लेकिन पर्पस क्या होना चाहिए? पर्पस होना चाहिए कि वो मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव कर दे यहाँ पे, या हम कहेंगे कि इंग्लिश को वो प्रोपोगेट कर दे। और दूसरी साइड से हम ये भी कह सकते हैं कि वो प्रोजलिटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। दैट मीन्स कन्वर्जन जो प्रोसेस है इसमें वो मेन रोल प्ले करते, हिंदूज़ को क्रिश्चियंस बना दे देना। इस तरीके से ये एक मेन प्रोविज़न रख दिया गया है कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और फाइनली हुआ क्या कि मिशनरीज़ जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हुई है। उन्होंने बिशॉप्स जो है वो अपॉइंट कर दिए हैं इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में। और मेन हेडक्वार्टर जो रख दिया है इस बिशॉप्स का वो था कलकत्ता। कलकत्ता में इन्होंने बिशॉप्स के लिए मेन हेडक्वार्टर सेटअप कर दे दिया है। और इसी प्रोविज़न के थ्रू जो एजिटेशन चल रही थी चार्ल्स ग्रंट की, विल्बरफोर्स और बाकी जो लोग थे इनके साथ जो एजिटेट कर रहे थे, तो ये एजिटेशन भी ख़त्म हो गई थी। वो चाह रहे थे कि यहाँ पे मिशनरीज़ जो है वो लैंड कर दे इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, सो दैट यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन स्कूल्स जो है वो सेटअप किया जाए और इसी तरीके से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है उसकी एक फाउंडेशन हो पाए इंडिया में। सो ब्रिटिश ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो है, क्रिश्चियन मिशनरीज़ का जो मिशन शुरू किया था, इसमें भी ब्रिटिश जो है सक्सेसफुल हो गए हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो रहा है दैट इज़ कि एजुकेशन सिस्टम के लिए अब प्रोविज़न रख दिया है कि उसमें वो इन्वेस्टमेंट हो पाए। चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू ये एक प्रोविज़न रख दिया गया है कि कंपनी जो है वो अब एक ग्रेटर रोल जो है प्ले कर देगा एजुकेशन सिस्टम में, या हम कहेंगे कि एजुकेशन ऑफ द इंडियंस के लिए। सो दैट कंपनी को ये कह दिया गया है कि 1 लाख अब आप हर साल जो है एजुकेशन सिस्टम पे इम्प्लीमेंट कर दोगे। एजुकेशन सिस्टम पे आप इन्वेस्ट जो है 1 लाख हर साल आपको करना पड़ेगा। सो यही चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब ये कह रहा है कि ये एक प्रोविज़न इंट्रोड्यूस कर रहा है कि एवरी ईयर ₹1 लाख जो है वो आपको एजुकेशन सिस्टम पे या एजुकेशन ऑफ इंडियंस पे इन्वेस्ट करना होगा। और इस प्रोविज़न के थ्रू हम ये कहेंगे कि इस चार्टर एक्ट के थ्रू, चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू ये एक फर्स्ट स्टेप माना जाता है जिससे हम कहेंगे कि स्टेट एजुकेशन जो है, स्टेट जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, स्टेट एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू। या हम कहेंगे कि ये जो एनुअली इन्वेस्टमेंट हो रही है ₹1 लाख, इससे स्टेट एजुकेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सिमिलरली ये भी माना गया है, ये भी एक प्रोवाइड कर दिया गया है इस एक्ट के थ्रू कि फाइनेंशियल ग्रांट जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करना होगा। फाइनेंशियल ग्रांट किसके लिए? इंडियन लिटरेचर को रिवाइव करने के लिए और प्रमोशन ऑफ साइंस करने के लिए। सो फाइनेंशियल ग्रांट जो है कंपनी को देना पड़ेगा रिवाइवल ऑफ इंडियन लिटरेचर और प्रमोशन ऑफ साइंस के लिए। सिमिलरली इस एक्ट के थ्रू लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर कर दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट्स को कह दिया गया है कि भाई आप जो है अब आप
इम्पोज कर सकते हो टैक्सेस को। टैक्सेस को आप इम्पोज कर सकते हो किन पे? लोगों पे, पर्सन्स पे। बट कंडीशन क्या थी कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रखना पड़ेगा। और जो लोग इस टैक्सेस को ना दे उनके लिए अब लोकल गवर्नमेंट जो है पनिशमेंट भी दे देगी। दैट मीन्स लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर कर दिया गया है कि अब आप टैक्सेस लगा सकते हो, और जो लोग पैसा या टैक्सेस नहीं दे देंगे उनके लिए आप पनिशमेंट का भी क्लास इंट्रोड्यूस कर सकते हो, पनिशमेंट भी दे सकते हो। और इसी तरीके से जो लास्ट प्रोविज़न माना जाता है कि इस चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू इंडियन कोर्ट्स जो है उनको अब अथॉरिटी दी गई है, ज़्यादा अथॉरिटी दी गई है। हम ये कह सकते हैं कि इस चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू इंडियन कोर्ट्स को ज़्यादा अथॉरिटी दी गई है यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स पे। दैट मीन्स यूरोपियन लोग जो है, ब्रिटिश लोग जो है, उन पे ज़्यादा अथॉरिटी दी गई है, और उनके जो केसेस जो होंगे वो अब इंडियन कोर्ट्स में ही होंगे, अनलाइक द अर्लियर जो पहले ब्रिटिश कोर्ट्स में होते थे। सो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था।